कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं SBI PO एंड क्लर्क मेंस के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ एंड दिस इज़ योर पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, India's renewable energy share is expected to grow from 21% in 2024 to what percentage by 2027? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कुछ डेटा यहाँ पे रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है जो एक्सपेक्टेड है कि ये 21% से जो आपका 2024 में था ये ग्रो करेगा 27% बाय दी 2027। ठीक है, कितना परसेंट ग्रो करेगा ये आपका 21 से 27% ग्रो करेगा बाय द ईयर 2027। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपकी ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है आपके सोलर पावर का। ठीक है, और ये आपका इन्होंने एक्सपेक्टेड यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया है कि मोर देन 28% ये इंक्रीज होगा बिटवीन 2025 एंड 2027। वहीं पे विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी का हमने ग्रोथ देखा है 2018 से 2024 के बीच में 7% ये देखने को मिला है और आने वाले टाइम में 25 से 27 के बीच में ये 11% एनुअली ग्रो करेगा। नेक्स्ट बात करें अगर हाइड्रो पावर की तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये 7% आपका ग्रो करेगा बिटवीन दीज ड्यूरेशंस। देन न्यूक्लियर पावर की बात करें तो ये आपका 2024 में 13% ग्रो हुआ था और हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि हम इसे ट्रिपल करें, मतलब जो कैपेसिटी आपकी थी 8.2 गीगावाट की, इसे 2032 तक हमारा एम है कि हम इसे ट्रिपल करें जो आपका 22.5 गीगावाट के आसपास रहेगा। ठीक है, वहीं पे कोल अकाउंट की बात करें तो 2024 में हमने देखा है कि 74% जो है कोल से पावर प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, कोल की मदद से पावर जनरेशन यहाँ पे किया गया है और हमारा टारगेट है कि 2027 तक हम कोल का जो कंजप्शन है वो कम करें, 67% तक इसे ले आए, 74 से 67% हम इसे कम कर दें बाय 2027। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फिलिप बिरोल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में और 1974 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, IRDAI has unveiled the revolutionary plan called Dash during the 9th Bima Manthan which was held on 13th to 14th February 2025। तो अभी जो है 13 से 14 फरवरी को एक मीटिंग आपकी हुई थी जिसका नाम है बीमा मंथन। इसका 9th एडिशन आपका हुआ था एंड इस मीटिंग में बेसिकली IRDAI और जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके CEO एक मीटिंग करते हैं जहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें बेसिकली हो रही हैं और आगे हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर्ड किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपका प्लान लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है जिसका नाम है बीमा त्रिनिधि। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि एनहांस किया जाए एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को इन ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। नाउ IRDAI ने से आपका लॉन्च किया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। IRDAI के चेयरपर्सन कौन है? देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में एंड 1999 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं इस प्लान की। बीमा त्रिनीति, त्रिनीति मीन्स इसमें 3 चीजें आपकी हैं, 3 नीतियां इसमें हैं। क्या क्या ये नीतियां हैं? एक हो गया बीमा सुगम, दूसरा है बीमा विस्तार और तीसरा है बीमा वाहक। तो इन 3 चीजों से बीमा त्रिनीति प्लान आपका बनता है। अब ये तीनों क्या चीज हैं? पहले हम बात करेंगे बीमा सुगम की। बीमा सुगम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंश्योरेंस बाय और सेल दोनों ही यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है क्या हो रहा है, इंश्योरेंस बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कस्टमर से यहाँ पे जो है बाय कर सकता है आपकी जो भी प्लान्स हैं या पॉलिसीज हैं इंश्योरेंस की। ओके, नेक्स्ट आता है बीमा विस्तार। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको लगा कि नहीं यार मेरे को जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, तो फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस अलग लिया। तो अब यहाँ पे बीमा विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको बंडल दे दिया गया है
जिस बंडल में आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें एक ही बंडल में दे दी गई हैं, तो अब आपको अलग अलग खरीदना नहीं पड़ेगा, एक ही बंडल आप खरीद लो, उसी के बेसिस पे इसका जो है प्रीमियम आपको पे करना होगा। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो लोकलाइज विमेन होती हैं उनको वो क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस अवेयरनेस यहाँ पे घर घर जाके आपके देंगी, ग्राम सभा लेवल पे। ठीक है, इंश्योरेंस की अवेयरनेस ये देंगी और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करेंगी। तो यहाँ पे मेन फोकस जो रखा गया है वो विमेन एम्पावरमेंट में रखा गया है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, और इन तीनों से बनता है आपका बीमा त्रिनीति। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ वन मैन ऑफिस टू एम्पावर एजेंट्स विद अ डिजिटल सर्विस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है वन मैन ऑफिस को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज LIC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है ताकि जो इसके सेल्स एसोसिएट्स हैं या जो इसके आपके मेंबर्स हैं वो कहीं से भी और कभी भी वर्क कर सके। ठीक है, बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका LIC का ऑफिस है, लेट्स टेक द एग्जांपल कि ये 5 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, बट जो एसोसिएट्स हैं उनको अर्जेंटली ही किसी की पॉलिसी जो है वो आपकी रिन्यू करनी है, तो वो अब पहले क्या होता था कि नेक्स्ट डे का उसे वेट करना पड़ेगा, जब ऑफिस खुलेगा तब वो काम करेगा, बट अब वो घर बैठे बैठे ही ये काम कर सकता है ऑनलाइन बाय यूजिंग द वन मैन ऑफिस। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की गई है एजेंट्स को, उनके मेंबर्स को, जिससे वो आपका जो है इजीली वर्क कर पाएँ। अगर किसी की पॉलिसी आपकी ओपन करनी है तो वो पॉलिसी ओपन कर पाएँ, अगर किसी के पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इजीली कर पाएँ, अगर किसका मतलब प्रीमियम जो है वो रिन्यू करना है या क्लेम रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है वो करनी है, तो अब जो है इजीली ये किया जा सकेगा। ये अब यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ऑफिस की कि ऑफिस जाके ही काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे LIC ने लॉन्च की है। अब जो ये वन मैन ऑफिस है, इट इज़ डिज़ाइंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ LIC सेल फोर्स। ठीक है, इसमें आपके एजेंट्स इंक्लूडेड हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स, तो ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब मेन एम क्या था कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े LIC की। क्लियर है, इसे इंटीग्रेट किया गया है आपके आनंदा प्लेटफॉर्म से, विच इज आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, जिसके हेल्प से एजेंट्स जो है वो इजीली अब काम कर पाएंगे। फाइन, नाउ LIC की अगर बात करें, LIC के MD एंड CEO करंटली कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1956 में LIC को आपका जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI हैज लॉन्च बीमा असबा, which is Bima application supported by blocked amount to make insurance premium payment easier via UPI. The new payment mechanism will be effective from dash. तो IRDAI ने एक आपकी सर्विस लॉन्च की है बीमा असबा नाम से। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको अगर आपने कभी IPO लिया हो तो आपको पता होगा कि आप जब IPO के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ अमाउंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स लेने हैं। ठीक है, 100 आपने जो है शेयर्स लेने हैं, इन दैट केस जो 100 शेयर का अमाउंट होता है वो आपका जो है ब्लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये बैंक अकाउंट है, आपने जो है 1.5 लाख के अमाउंट का जो है शेयर आपने लेना है, तो ये आपका ब्लॉक हो जाता है जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर अलॉट होता है तो पैसे कट जाते हैं, अदरवाइज आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे प्रीमियम पे करने के लिए या पॉलिसी बाय करने के लिए यही मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है। तो IRDAI ने ये चीज़ किस नाम से लॉन्च किया है? बीमा असबा नाम से, बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट, ताकि इजीली प्रीमियम्स जो है आप पे कर सको यूजिंग UPI। ठीक है, अब ये चीज़ इफेक्ट में कब से आएगी? 1 मार्च 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी मतलब जो बैंक है
जो आपके इंश्योरर है, ठीक है, वो यहाँ पे कंपनीज जो हैं बेसिकली वो आपसे एक ई मैंडेट भरवाएंगी, एक फॉर्म आपसे भरवाएंगी जिसमें आपका जिस डेट को अमाउंट कटना होगा वो मेंशन होगा, साथ में और डिटेल्स मेंशन होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस फीचर के ये फीचर आपको अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर को कि उनका जो फंड है वो ब्लॉक हो सके उनके बैंक अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीमियम है वो जाता है 50,000 का, ठीक है, तो ये अमाउंट आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसे आप फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इस अमाउंट को यूज़ किया जाएगा आपकी प्रीमियम पे करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अंडर द फैसिलिटी कॉल्ड बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट टू इंश्योरर हैपन्स ओनली व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड। फॉर एग्जांपल आपकी कोई XYZ कंपनी है, उसने आपको पॉलिसी इशू की, उसके बाद ही आपके पैसे यहाँ पे कटेंगे। इन केस अगर प्रीमियम जो है, मतलब इन केस अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ एड ऑन किया हो और आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ गया, ठीक है, जैसे 50K था, 50K से अब ये आपका 60K हो गया, इन दैट केस आपको जो मैंडेट आपने स्टार्टिंग में साइन किया था या मैंडेट जो आपने फिल किया था, अपनी कंसेंट जो दी थी उसमें आपको चेंज करने होंगे, वो आपको मॉडिफाई करना होगा उस मैंडेट को थ्रू द वन टाइम कंसर्ट और ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस जो इशूअर है, जो आपकी कंपनी है, उसने प्रोसेस नहीं किया एप्लीकेशन को विद इन 14 डेज, मतलब 14 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है, अगर इसके दौरान ये चीज़ प्रोसेस नहीं होती है, आपका यहाँ पे आपको जैसे पॉलिसी नहीं दिया है उन्होंने, तो इन दैट केस आपका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, उससे आपका जो ब्लॉक है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, वो अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, क्या हो रहा है, आपका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपकी पॉलिसी का, आपका जो है ये अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। इस अमाउंट को ब्लॉक करके ये यूज़ करेंगे प्रीमियम्स के लिए, अगर रिन्यू करना होगा तो उसके लिए वो यूज़ किया जाएगा। नाउ बजाज एलियांस जो है ये आपकी पहली कंपनी बनी है जिसने इन फैसिलिटीज़ को, बीमा अस्पा फैसिलिटी जो है आपकी बीमा ASPA फैसिलिटी, इसको स्टार्ट किया है, और इसके तहत जो पॉलिसी होल्डर हैं ये अप टू 2 लाख तक का अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। फाइन। नाउ बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है तरुण चुग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI has formed a 7-member committee to review and implement changes to the Insurance Act 1938. The committee is chaired by dash. तो रिसेंटली IRDAI ने एक 7 मेंबर की कमेटी सेटअप की है जिसके आपके चेयर हैं दिनेश कुमार खरा, जो फॉर्मर आपके चेयरमैन रहे हैं SBI के, ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI, जो इसके आपके हेड हैं। और इस कमेटी में और कौन मेंबर्स आपके शामिल हैं, NS कनन जो फॉर्मर CEO रहे हैं आपके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, गिरीश राधाकृष्ण जो फॉर्मर CMD आपके रहे हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, राकेश जोशी जो IRDAI के मेंबर थे, सौरभ सिन्हा जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं RBI के, आलोक मिश्रा MD एंड CEO माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, एंड L विश्वनाथ जो लीगल एक्सपर्ट हैं आपके। तो इन सभी को इस कमेटी में शामिल किया गया है और कमेटी के हेड बनाए गए हैं दिनेश कुमार खरा। ओके। अब जो ये कमेटी है ये बेसिकली डिसीजन लेगी आपके FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये 74% से 100% करने की बात की गई थी, तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट जिस पे डिस्कशन होना है कि एक ही लाइसेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसके पास लाइसेंस है आपका इंश्योरेंस का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का उसके पास लाइसेंस है, तो वो कंपनी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी लाए, तो ऐसा ये यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे चलेगा। फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो कम करना चाहिए हमें, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस मार्केट में आए। ओके, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़े, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे डिस्कशन होना है। ये 7 मेंबर कमेटी इसके ऊपर डिसीजन यहाँ पे लेगी और अमेंड करेगी, चेंजेस करेगी आपके इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, और इनको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 3 मंथ। ओके, 3 मंथ में इनको ये रिपोर्ट सबमिट भी करनी है इन टॉपिक्स में डिस्कशन करके। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज AQI बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसीज इन पार्टनरशिप विद KM दस्तूर री इंश्योरेंस ब्रोकर।
तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? तो आंसर इज इट वॉज लॉन्च बाय योर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने इन कोलैबोरेशन विद इन पार्टनरशिप विद KM दसूर री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब जो ये पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है कि जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर आपके हैं, जो दिल्ली NCR रीजन में वर्क करते हैं, और आप सभी को पता है दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे काम करने में, और जब आपकी एयर क्वालिटी ज़्यादा खराब हो जाती है इन दैट केस वहाँ पे जो है इन वर्कर्स को काम, इनका जो काम है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए ये पॉलिसी लाए हैं, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अप टू 6,000 पर वर्कर। ठीक है, ये अमाउंट आपका कितना है? 6,000 पर वर्कर का ये फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे इस इंश्योरेंस की पॉलिसी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे अगर डेली AQI जो है वो आपका एक्सीड करेगा 400। ठीक है, बियॉन्ड 2 स्ट्राइक। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी आपकी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI हैज रिसेंटली इन February imposed ₹- पेनल्टी ऑन UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर रिपीटेड डिलेज इन रेमिटिंग प्रीमियम्स। तो रिसेंटली IRDAI ने जो है 1 करोड़ का पेनल्टी आपका लगाया है UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसी टाइप की पेनल्टी आपकी जो है IRDAI ने 1 करोड़ की पेनल्टी जो है इन मंथ ऑफ जनवरी ये आपकी पैनलाइज की थी, ये आपकी पेनल्टी लगाई थी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस पे। ठीक है, तो बेसिकली IRDAI के रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए थे, इस वजह से 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई थी। एंड सेम चीज आपकी यहाँ पे इम्पोज की गई है पेनल्टी किस पे? UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। Now next आपका क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द SEBI हैज रिसेंटली इन February लॉन्च अ पोर्टल? तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए सेबी ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसे ऐसे समझो, पहले तो बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, ये होते क्या है। ठीक है, अब देखो एक आपकी कंपनी है XYZ कंपनी। ठीक है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी सेबी के साथ। फाइन, अब इस कंपनी के ऑलरेडी 3 आपके कंपनीज के साथ टाई अप थे, जैसे एक कंपनी हो गई आपकी ABC 1, ABC 2, ABC 3, और इन कंपनीज के बारे में जो सेबी है, सेबी ने इस कंपनी के बारे में XYZ ने सेबी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और ये सेबी के साथ लिस्टेड होने के बाद अपने आप को दिवालिया घोषित करती है, क्योंकि इन तीनों कंपनी से इसको लॉस होता है। अब सेबी जो है ये सोचता है ये कंपनी तो अच्छी खासी चल रही थी, तो अचानक से इसे दिवालिया क्यों घोषित कर दिया, इसने बैंकरप्ट क्यों अपने आप को घोषित कर दिया। तो बाद में इसे पता चलता है अबाउट दीज 3 कंपनीज की इनके साथ टाई अप थे और इनके साथ ट्रांजेक्शन्स इनके थे। तो ये जो ट्रांजेक्शन इनके बीच में हुए XYZ और आपकी ABC के बीच में, ये होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और इसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ ना हो, सेबी ने जो है आपके यहाँ पे नॉर्म्स आपके निकाले, या आप बोल सकते हो इसे कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इन्होंने निकाले कि ये चीज़ ना हो, तो आपकी जो कंपनी है जो सेबी के साथ लिस्ट होगी उसको अपने जो फर्दर आपकी जो भी कंपनीज के साथ टाई अप हैं, ठीक है, वो इनके जितने भी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है जिन कंपनीज के साथ है उनके बारे में हमें बताना होगा। ठीक है, तो सेबी ने ये चीज़ बोला। अब इसी चीज़ के लिए एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है इसका? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल इसका नाम है, जिसका काम क्या रहेगा, ये मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा इन ट्रांजैक्शंस को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, जो पोर्टल है इसका मेन एम है स्ट्रीमलाइन करना RTB रिपोर्टिंग को बाय द लिस्टेड कंपनीज। ओके, अब जो ये पोर्टल है इसे मेंटेन कौन करेगा? 3 प्रॉक्सी एडवाइजरीज जो हैं आपकी वो इसे मेंटेन करने वाली हैं। इन गवर्न रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड,
नेक्स्ट आती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एंड तीसरी आ जाती है स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपकी 3 प्रॉक्सी एडवाइजरीज जो हैं वो इस पोर्टल को मेंटेन करेंगी, और इस पोर्टल में आपकी बेसिकली पूरी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट दी आरपीटीज। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर हैं वो इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि आरपीटीज मतलब जो भी आपकी लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करेंगे वो सारा चीज़ देख भाल के ही आपका इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए ये पोर्टल उन्हें हेल्प करेगा इस चीज़ में कि वो आरटीपी जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख के देन ही फर्दर डिसीजन ले। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एनपीसीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल फॉर मैनेजिंग चार्जबैक इन यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्रॉम डैश। तो एनपीसीआई ने एक रूल आपका यहाँ पे निकाला है। ये रूल क्या कहता है, जैसे एक बच्चा है आपका राम, ठीक है, एक पर्सन है राम और दूसरा है आपका श्याम। ठीक है, श्याम ने आपके 1200 रुपये भेजे राम को। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया, यूपीआई के जरिए आपके 1200 रुपये भेजे, बट क्या हुआ, श्याम के अकाउंट से पैसे तो कट गए। ठीक है, इसके अकाउंट से आपके पैसे कट गए बट वो राम तक पहुंचे नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप क्या करते हो, आप रिफंड के लिए करते हो कि भाई आप बैंक को कॉल लगाते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, और वो आपको रिफंड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही जब एक कंपनी, ऐसा समझो कि जब आपकी बल्क पेमेंट होती है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है XYZ कंपनी, उसने कुछ सामान लिया था, उसकी इसने बल्क पेमेंट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, कितनी बार ऐसा होता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपका, जैसे यहाँ पे केस मैंने आपको बताया कि पैसे भेजे गए बट पहुंचे नहीं। ठीक है, तो ये बल्क पेमेंट में बहुत बार ऐसा देखा जाता है। तो अभी एनपीसीआई ने क्या बोला है, ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली ही जो आपका रिफंड है वो कर दिया जाएगा, या रिफंड करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ें जो है आपकी ऑटोमेटिकली ही देखी जाएंगी। ठीक है, अभी ये सिर्फ लागू हुआ है आपका बल्क ट्रांजैक्शन के लिए, धीरे धीरे ये जो है 1-to-1 ट्रांजैक्शंस पे भी आएगा। ठीक है, इनिशियली अभी इसको सिर्फ बल्क ट्रांजैक्शन के लिए आपका अलाउ किया गया है, और ये फॉलो आपका किया जाएगा 15 फरवरी 2025 से। ठीक है, तो एज पर द न्यू यूपीआई रूल, चार्ज बैक मतलब रिफंड विल नाउ बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन एंड रिटर्न रिक्वेस्ट जो रेज की जाएगी बेनिफिशियरी बैंक्स की तरफ से इन द नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल आफ्टर द रिफंड हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी, और ये जो फैसिलिटी है ये अभी आपकी इम्प्लीमेंट की गई है इन अ यूपीआई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, यूआरसीज के लिए ये आपकी अभी जो है लागू की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी 2025। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन अ $1 billion डील विद ICATT विच इज इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम टू सप्लाई EVTOL एयर एम्बुलेंसेस। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी एयर एम्बुलेंस की डील साइन हुई है $1 billion की बिटवीन ICATT एंड ई प्लेन कंपनी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्लेन कंपनी जो है ये एक IIT मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी है। ठीक है, इट इज इंक्यूबेटेड एट दी IIT मद्रास। इन दोनों के बीच में डील साइन हुई है फॉर द सप्लाई ऑफ 788 इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर एम्बुलेंसेज, जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो आपकी है वो 200 किलोमीटर पर आवर की होगी, एंड इन फ्यूचर ये इससे ज़्यादा भी जो है आपकी एक्सपैंड कर सकते हैं इस स्पीड को। वहीं पे इनिशियल रेंज की अगर बात करें तो 110 किलोमीटर पर आवर की ये रहेगी, और इन एम्बुलेंसेज का जो आपका ऑपरेशंस है मतलब ये बननी स्टार्ट होंगे आपके इन लास्ट 2026 के अंत में इसकी जो आपकी फॉर्मिंग है, ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ई प्लेन कंपनी की अगर बात करें तो इसके करंट सीईओ है सत्य चक्रवर्ती, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द न्यू डिस्क्लोजर रूल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बाय सेबी बिकम इफेक्टिव। तो रिसेंटली सेबी ने आपके जो है गाइडलाइंस आपके इशू किए थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, बेसिकली
जैसे एक कंपनी है, जैसे XYZ आपकी कंपनी है, ये कंपनी रजिस्टर्ड आपकी सेबी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में सब चीज़ सेबी को पता है, बट इन XYZ कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर होने से पहले इसके बहुत सारे आपके टाई अप थे किसी और कंपनीज के साथ, जैसे यहाँ पे A1 कंपनी है, A2 कंपनी है, A3 कंपनी है, इनके साथ इनके टाई अप थे, या बहुत सारी कंपनी के साथ इनके टाई अप थे, और ये चीज़ सेबी को नहीं पता थी, ठीक है। बेसिकली A1 कंपनी ने पहले टाई अप किया था, ये फंडिंग उठाई थी इस कंपनी से, और यहाँ पे इन्होंने लॉस दिखा दिया, इस A2 और A1 जो है इन्होंने लॉस दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो लॉसेस हैं ये बेयर कौन करेगा, XYZ कंपनी करेगी, और ये चीज़ सेबी को नहीं पता थी, राइट। तो ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं, ये जो लॉसेस हुए हैं, ये कहलाते हैं आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और इसी से रिलेटेड आपके रूल्स यहाँ पे सेबी ने निकाले थे। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ये रूल्स थे कि इनके बारे मतलब जो XYZ यहाँ पे रूल क्या है, बेसिकली जो भी कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर हो रही है उसे अपने जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उनके बारे में इन्फॉर्म करना होगा सेबी को। तो ये चीज़ बेसिकली बताया गया था यहाँ पे। तो ये कब से इफेक्ट में आना है, 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आना है आपका, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड है ये डेवलप किसने किए हैं, दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम which comprises of Associated Chambers of Commerce and Industry of India, that is ASCOM, Confederation of Indian Industry and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, that is FICCI. Next up question है, which among the following company has been added to the MSCI, which is Morgan Stanley Capital International Corporation Emerging Market Index. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है इंडिया की जो ऐड हुई है इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स जो है बेसिकली ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं उनकी ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। मतलब इंडिया की ये सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी है जिसे इंडिया प्रमोट कर रहा है ग्लोबली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को मिल सके, ठीक है। अब कौन सी कंपनी यहाँ पे ऐड हुई है इस इंडेक्स में, इट इज़ योर गुरुग्राम बेस्ड Hyundai मोटर इंडिया, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ Hyundai मोटर जो है ये कौन सी कंट्री की कंपनी है, ठीक है। जो Hyundai मोटर इंडिया है इसको अभी रिसेंटली इस इंडेक्स में ऐड किया गया है, और कौन सी कंपनी है जिसे इस इंडेक्स से हटाया गया है, रिमूव किया गया है, तो ये आपकी है अदानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। अदानी ग्रीन एनर्जी को हटाया गया है और ऐड किसे किया गया है, Hyundai मोटर इंडिया को, जो आपकी इकलौती मतलब इस इंडेक्स में इकलौती लार्ज कैप इंडियन स्टॉक है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, इस वजह से यहाँ पे इस इंडेक्स में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अब इस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री की कंपनीज जो हैं इस इंडेक्स में आपकी हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा चाइना, ठीक है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है ताइवान, एंड तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया जो है इस इंडेक्स में है, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा आपकी कंपनीज जो हैं ऐड हुई हैं। तो ये टॉप 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। नाउ अब जो चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं कि आपकी Hyundai मोटर इंडिया को ऐड किया गया है और दूसरी वाली कंपनी को हटाया गया है, तो ये इफेक्ट में आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे 28 फरवरी से और इफेक्ट में आपके आ जाएंगे 3 मार्च से, ठीक है। नाउ अब टॉप स्टॉक्स यहाँ पे जिनके स्टॉक्स जो है वो आपके बड़े हैं, जिनका वेट जो है बड़ा है इस आपकी इंडेक्स में, तो इसमें आ जाता है इंडसइंड बैंक, जोमेटो, मैनकाइंड फार्मा, वरुण बेवरेज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये सारी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका वेटेज बड़ा है, ठीक है, पहले से इम्प्रूव हुआ है। एंड ऐसी कंपनीज जिनका वेटेज इस इंडेक्स में घटा है, तो आपकी अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, TCS, महिंद्रा, लार्सन टोब्रो, ये सारी ऐसी हैं जिनका वेटेज आपका कम हुआ है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन MOU विद
डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन किया है ओडिशा के गवर्नमेंट के साथ, ओडिशा के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ, ताकि स्टेट में एनर्जी एफिशिएंसी जो इनिशिएटिव्स हैं उनको और बढ़ावा दिया जा सके। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनर्जी एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। इसके करंट सीईओ हैं विशाल कपूर और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंटेल टू लॉन्च AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव फॉर यूथ। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इंटेल के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव को? तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जो आपके 1 लाख यूथ हैं उनको यहाँ पे स्किल्स सिखाए जाएंगे। एंड साथ में ही नोट करना है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आपकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो भी इसका आपका इस प्रोग्राम का आपका पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 विच कंपनी सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द ग्लोबल रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन एंड adaptability to the market demand। तो रिसेंटली फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 का आपका आया था, जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है बेसिकली जो इवेल्युएट करती है आपके टॉप 100 ग्लोबल ब्रांड्स को बेस्ड ऑन दी प्राइस वाटर हाउस कूपर मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस पे बेस्ड आपकी ये जो है रैंकिंग रहती हैं। एंड इस बार इन्होंने 2014 से 24 तक का यहाँ पे जो है रिपोर्ट इवेल्युएट की है। ठीक है, कि 2014 से 2024 के बीच में कितना यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। फाइन, नाउ जो आपका 2024 का इंडेक्स है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, इसमें टॉप किया है सैमसंग ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग ने टॉप किया है। एंड सैमसंग इज फॉलोड बाय योर रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका आपका 13th रैंक था। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में 13th रैंक था। काफ़ी अच्छी इन्होंने जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है और अभी ये 2nd रैंक पे है। देन इट इज़ फॉलोड बाय USA की आपकी एप्पल, देन नाइक एंड ASML ऑफ योर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी अनाउंस अ स्ट्रैटेजिक फाइनेंसिंग कोलैबोरेशन विद योर FMO, जो आपका एक डच एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट बैंक है, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिया में। तो आंसर हियर इज यूग्रो कैपिटल जो है उनके द्वारा यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन हुआ है FMO के साथ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूग्रो कैपिटल अनाउंस इट्स स्ट्रैटेजिक फाइनेंसिंग कोलैबोरेशन विद योर FMO। ओके, नाउ जो कंपनी है ये सक्सेसफुली इन्होंने जो है रेस किया है यहाँ पे 260 करोड़ का अमाउंट फ्रॉम देयर NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से इन्होंने जो है रेस किया है 260 करोड़ का अमाउंट। और ये अमाउंट ये बेसिकली आपका यूज़ करने वाले हैं फॉर द इनिशिएटिव्स लाइक विमेन एम्पावरमेंट। Now next आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद यूरो बैंक फॉर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप हुई है आपकी यूरो बैंक की फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज योर LTI Mindtree। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ अंडर दिस एग्रीमेंट जो यूरो बैंक है इन्होंने सेलेक्ट किया है LTI Mindtree को एज अ सर्विस पार्टनर फॉर देयर यूरो बैंक लग्जमबर्ग्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एंड एक और चीज़ कि इंडिया में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से ग्लोबल डिलीवरी सेंटर जो है आपका लॉन्च किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्हाट वाज द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग मर्चेंटाइज एंड सर्विसेज इन जनवरी 2025। तो एज पर योर जनवरी 2025 इंडिया का जो आपका एक्सपोर्ट था, ठीक है, ये कितना था, इट वॉज 74.97 बिलियन $। और यहाँ पे हमने इंक्रीज देखा था। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो है यहाँ पे हमने अगर कंपेयर करें 2024 के जनवरी से 2025 के जनवरी की, तो यहाँ पे 9.72% का इंक्रीज हमें देखने को मिला था। वहीं पे अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट हमें देखने को मिला है 77.64 बिलियन $, का विद 12.98% इंक्रीज। तो यहाँ पे आप दोनों ही सिनेरियो देख सकते हो, ये है आपका जनवरी से कंपेयर किया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें अप्रैल टू जनवरी
2024 से 25 का, तो यहाँ पे हमें जो है आपका 770.06 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट देखने को मिला है, और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये आपका है 682.59 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसमें हमें 7.21% का इंक्रीज देखने को मिला है। फाइन। नेक्स्ट आपका बात करते हैं ट्रेडिंग ड्यूरिंग जनवरी 2025। तो अगर हम मर्चेंडाइज और सर्विसेज के अलग अलग बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज के ये हमें देखने को मिला था कि 36.43 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ था। इंपोर्ट की बात करें तो ये आपका 59.42 बिलियन यूएस डॉलर का था। वहीं पे सर्विसेज कैटेगरी में 38.55 बिलियन था, और 18.22 बिलियन इंपोर्ट हमें देखने को मिला था इन मंथ ऑफ जनवरी इन दी सर्विस फील्ड, सर्विस सेक्टर। ओके, नाउ बात कर लेते हैं टॉप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रीज की इन मंथ ऑफ जनवरी 2025। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है आपका यूएसए का, फॉलोड बाय जापान, बांग्लादेश, यूके एंड नेपाल। फाइन। अगर इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका चाइना, थाईलैंड, यूएसए एंड जर्मनी और यूके यहाँ पे आपके टॉप 5 कंट्रीज हैं। फाइन। अब बात कर लेते हैं अप्रैल से जनवरी तक का जो आपका सिनारियो है। तो इसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 358.91 बिलियन यूएस डॉलर का हमें जो है एक्सपोर्ट देखने को मिला है। वहीं पे इंपोर्ट कितना देखने को मिला है, 601.90 बिलियन यूएस डॉलर का। ये चीज़ आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर जनवरी 2023 से आपका जो है अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक का ये आपका सिनारियो है। फाइन। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो 323.68 बिलियन यूएस डॉलर का सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट आपका हुआ था। इंपोर्ट की बात करें तो ये था 168.17 बिलियन यूएस डॉलर का। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री साइन अ प्रोग्राम अग्रीमेंट विद अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इनमें से जो रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड है, इनका अग्रीमेंट, प्रोग्राम अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के साथ, और इस अग्रीमेंट के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को 100 गीगावाट आवर का यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गया है। ठीक है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है यहाँ पे, और अब ये एलिजिबल होंगे आपके PLI स्कीम के इंसेंटिव के लिए, विच इज कितना इंसेंटिव यहाँ पे इनको मिलेगा, इट इज 18,100 करोड़। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विद इटालियन ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, जिसका नाम है BCH एंड करू इन February 2025 फॉर मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये आपका किया गया है, फॉर दी एडवांस रेलवे एंड एरोस्पेस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये चीज़ आपकी यहाँ पे ये पार्टनरशिप की गई है। किसने किया है, इंडिया की तरफ से ये पार्टनरशिप की गई है गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप द्वारा। ठीक है, इसके करंट CMD कौन है, जमशेद एन गोदरेज इसके करंट CMD है, करंट हेड है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन साइन एन MOU विद विच कंट्री फॉर स्ट्रेंथनिंग दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। तो इंडिया और नेपाल के बीच में अभी एक अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है, एक MOU साइन हुआ है, किस चीज़ को लेके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कॉर्पोरेशन को लेके, पार्टनरशिप को लेके। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर D। और ये MOU आपका साइन हुआ था इंडिया की CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अलॉन्ग विद योर नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, और सिग्नेटरीज आपके हैं, जो डायरेक्टर जनरल आपके हैं CSIR के एन कलसेल्वी, एंड नेपाल की तरफ से प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप सुबा जो हैं, जो वाइस चांसलर हैं आपके नास्ट के, विच इज़ नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे MOU जो है फाइनलाइज किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द ICRA लिमिटेड हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज GDP ग्रोथ टू राइज टू -% इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज 6.4%, जो अगर हम बात करें प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन इसका करें तो जो आपका 5.4% था आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में, अभी Q3 के लिए कितना है यहाँ पे दिया गया है, 6.4% ये दिया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ न्यू सेविंग अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉस्पेरा
NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट फॉर NRIs। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ योर फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है इस प्रॉस्पेरा NRE सेविंग अकाउंट को फॉर NRIs। इसके लिए और कौन एलिजिबल है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जो इंडिया के बाहर रहे हैं 182 डेज या उससे ज़्यादा, ठीक है, वो NRI की कैटेगरी में आते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं दूसरी कंट्री में, जैसे आपकी USA हो गया, अदर कंट्रीज जो हो गई अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है और इनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देन नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, ये पर्सन आपके इंडिया के बाहर रहते हैं और ये अपने आप को रजिस्टर करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में, ठीक है। बेसिकली इनके पास OCI कार्ड होता है और ऐसे पर्सन आप बोल सकते हो बेसिकली। इसमें भी कंडीशन क्या अप्लाई होती है? बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो टोटल मिला के NRIs, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, इनके लिए ये एलिजिबिलिटी आपकी रखी गई है। फाइन। अब इंश्योरेंस इसके तहत कौन प्रोवाइड कर रहा है? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डेथ के लिए यहाँ पे टोटल डिसेबिलिटी मैक्सिमम कितनी रखी गई है? 10 लाख की रखी गई है। वहीं पे एयर एक्सीडेंट कवर दिया गया है आपका 50 लाख का। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द कर्नाटका बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 101st फाउंडर्स डे बाय लॉन्चिंग 2 प्रोडक्ट्स। व्हाट आर दीज प्रोडक्ट? तो रिसेंटली कर्नाटका बैंक का आपका 101 फाउंडर्स डे आपका ऑब्जर्व किया गया था। इसमें इन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहला प्रोडक्ट जो है आपका इट इज़ KBL स्त्री, दूसरा है KBL वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। तो ये दोनों प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए थे, इसके बारे में अभी देखेंगे। उससे पहले इस इवेंट में आपका 100 रुपीज़ का कॉमरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया गया था। एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च की गई थी इस ओकेजन पे, ठीक है, फाउंडर्स डे के ओकेजन पे। साथ में ही जो KBL है, मतलब कर्नाटका बैंक लिमिटेड है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सैनिटरी बिल्डिंग और 2 म्यूजियम इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं शोकेस करने के लिए KBL के 100 ईयर्स जर्नी को इनके हेडक्वार्टर पे, विच इज लोकेटेड इन दी मैंगलोर, कर्नाटका। फाइन। नाउ अब इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। KBL स्त्री प्रोडक्ट क्या है? ये आपका विमेन बैंकिंग नीड्स को आपका फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। स्त्री मतलब विमेन और विमेन से रिलेटेड ये आपका प्रोडक्ट है, ऐसे याद कर सकते हो। अब इसमें भी फर्दर 2 अकाउंट दिए गए हैं, एक सिग्नेचर और एक प्रीमियम। जो सिग्नेचर है उसमें मंथली एवरेज बैलेंस आपको 5000 का मेंटेन करना है, वहीं पे प्रीमियम वाले पे 25000 का मेंटेन करना है, ठीक है। सिग्नेचर वाले अकाउंट में आपका इंश्योरेंस कवरेज अप टू 2 लाख का दिया गया है, वहीं पे दूसरे वाले में जो इंश्योरेंस कवरेज है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज की बात कर रहे हैं, तो ये 2 लाख का है। होम शील्ड इंश्योरेंस कवरेज 10 लाख का दिया जा रहा है इन प्रीमियम कैटेगरी, प्रीमियम अकाउंट। एंड यहाँ पे साथ में ही कैंसर इम्यूनिटी जो है, इंडेमिनिटी जो है, उसका कवरेज भी दिया जा रहा है अप टू 5 लाख का, अप टू 25 लाख का। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। MD and CEO कौन है? आपके श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। हेडक्वार्टर मैंगलोर में लोकेटेड है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1924 में। टैगलाइन क्या है? इट इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड? तो इनमें से कौन से पर्सन हैं जिनको रिसेंटली MD and CEO आपका बनाया गया है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का? ये SBI कार्ड का आप बोल सकते हो। तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है सलीला पांडे। इनको अभी अपॉइंट किया गया है SBI कार्ड का MD and CEO और ये रिप्लेस करेंगी आपके अभिजीत चक्रवर्ती को, जो करेंटली सर्व कर रहे हैं इस पोजीशन पे, और इनका रिटायरमेंट 31 मार्च 2025 को होएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम सलीला पांडे की बात करें तो ये करेंटली वर्क कर रहे हैं चीफ जनरल मैनेजर एट दी SBI। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्जर हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सा मर्जर है आपका जिसको अप्रूवल दिया है CCI ने? तो आंसर हो जाएगा, इट इज स्वतंत्र होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपकी NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जिनका मर्जर हुआ है इनटू मतलब अप्रूवल हुआ है इसका मर्जर के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी आपके स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड,
ठीक है। इसके बाद इस मर्जर के बाद जो है स्वतंत्र होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड होली ओन सब्सिडी बन जाएगी आपकी SMPL की। क्लियर है। इसके अलावा आपको नोट करना है एक और एक्विजिशन यहाँ पे अप्रूव किया है CCI ने, विच इज ब्लैक वाटर कोल माइन का यहाँ पे जो है एक्विजिशन किया गया है बाय दी NS ब्लैक वाटर PTY लिमिटेड, जिसका 20% का एक्विजिशन अप्रूव किया गया है, एंड JFE स्टील ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 10% का अप्रूवल यहाँ पे एक्विजिशन का अप्रूवल दिया गया है। फाइन। नाउ CCI की बात करें तो इसके चेयरमैन है रवनीत कौर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द RBI डेटा आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर इट्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम डिक्लाइन -% टू दी $22.82 बिलियन इन 9 मंथ। अप्रैल से दिसंबर की यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2025 की। इस दौरान जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, बेसिकली इंडिया से जो पैसा बाहर जाता है उसको आउटवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। इनवर्ड रेमिटेंस जब पैसा इंडिया में आ रहा होता है, ठीक है। तो RBI के डेटा के अकॉर्डिंग जो आउटवर्ड रेमिटेंस है वो आपका कम हो गया है अंडर दी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। कितना परसेंट कम हुआ है? तो 10.15% ये कम हुआ है। फाइन। और अगर और डेटा की यहाँ पे बात करें तो Q3 के कंपैरिजन में अगर बात करें तो आउटवर्ड रेमिटेंस जो है ये आपका बढ़ा था 3.3% टू 6,674.4 मिलियन ये था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेमिटेंस फॉर डिपॉजिट की तो ये आपका 9 मंथ में कम हुआ है, 43% हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें रेमिटेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, ये भी आपका कम हुआ है अप्रोक्सीमेटली 25.2%। देन आउटवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रैवल, ये आपका अगेन कम हुआ है 2.23% ये हुआ है टू 13.10 बिलियन $। एंड नेक्स्ट आता है रेमिटेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये आपका बढ़ा है 2.09%, ये आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की। एक बेसिकली स्कीम है जिसके तहत आप जो है अपना पैसा जैसे फॉर एग्जांपल आप घूमने गए, तो जब आप घूमने जाओगे तो आप जहाँ पे घूमने जा रहे हो उधर की करेंसी में ही आप जो है ट्रांजैक्शन कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करवाते हो और फॉरेन रुपीस में उसे एक तरह से एक्सचेंज आप ले लेते हो, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये होता है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है इसके तहत कितना अमाउंट आप मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट जो है वो आप रेमिट कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज 2.5, इट इज योर 2.5 लाख $, ठीक है। 2.5 लाख $, जो है वो आप एक फाइनेंशियल ईयर में इसका लिमिट ये होता है आपका किसका? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का, कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख $, जो है वो इस स्कीम के तहत खर्च कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो आप पढ़ने जा रहे हो, फीस के टर्म में बात हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट अपना करवा रहे हो, तो ये सारी ही इसमें आ जाती हैं आपकी, ओके। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? RBI ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम रखा है RBI डेटा ऐप, ठीक है। RBI का डेटा जो हमें बताएगी ये है आपकी RBI डेटा, जिसमें बोला गया है कि ये जो ऐप है ये 11,000 डिफरेंट सीरीज ऑफ इकोनॉमिक डेटा, मतलब RBI का जो आपका इकोनॉमिक डेटा होगा उसके बारे में ये हमें बताएगी। दूसरा कि 20 किलोमीटर की रेडियस में, मतलब जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी उससे 20 किलोमीटर की दूरी पे जो यूज़र्स हैं वो लोकेट कर सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब जो भी बैंक्स आपके होंगे उनके आसपास तो वो आपको पता चल जाएंगे इस ऐप के थ्रू। इसके अलावा सार्क जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी इन कंट्रीज़ के बारे में जो फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल जाएगी। साथ में ही जो रीसेंट रिपोर्ट्स RBI रिलीज़ करेगा वो भी इसमें आपके शामिल की गई हैं, उसके बारे में भी आपको इस ऐप के थ्रू जानकारी मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद उत्तराखंड फॉर इंटीग्रेटिंग हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उत्तराखंड के साथ रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, JICA द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि जो आपके हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है उनको बढ़ावा दिया जा सके इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है? अब यहाँ पे
JICA जो है इन्होंने एक्चुअल में अग्रीमेंट साइन किया था उत्तराखंड की डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के साथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था अंडर दी प्रोजेक्ट कॉल्ड उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोजेक्ट। क्लियर है। नाउ JICA की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है आपका तनाका आकिहिको। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका टोक्यो जापान में, और 1974 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च आधार वन टाइम पासवर्ड बेस्ड अकाउंट ओपनिंग ऑन इट्स 89th फाउंडेशन डे। तो यहाँ पे बोला गया है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आधार OTP बेस्ड अकाउंट ओपनिंग सर्विस आपकी लॉन्च की है ऑन इट्स 89th फाउंडेशन डे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फाइन। और इस सर्विस के तहत जैसे कोई पर्सन है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकता है। कैसे? इसके पास एक आधार होना चाहिए इसका, और इस आधार से लिंक्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इसका काम चल जाएगा और ये इजीली अपना अकाउंट ओपन करवा देगा, ठीक है। अब जैसे ये या तो बैंक की जो है ब्रांच में जाके ओपन करवा सकता है अपना अकाउंट, या फिर जो एप्स होती हैं आपकी बैंक की उसके माध्यम से ये अकाउंट ओपन करा सकता है। अब कराएगा कैसे? बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ऐप का एग्जांपल लेते हैं, तो ऐप में जाके ये अपना आधार नंबर जो है फिल करेगा, और आधार से लिंक्ड जो नंबर होगा मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आएगा, और उस OTP को एज अ पासवर्ड डाल के यहाँ पे जो है ये अपना अकाउंट ओपन करवा लेगा, ठीक है। तो ये सर्विस है आपकी आधार OTP बेस्ड अकाउंट की, जो 89th फाउंडेशन डे पे इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे लॉन्च किया गया था, विच इज़ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग सर्विसेज। बेसिकली इस सर्विस के तहत जो है इस डिफरेंट आपके जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे वेबसाइट हो गया, उससे भी पेमेंट की जा सकती है, उससे भी पेमेंट रिसीव की जा सकती है, और ऐप के थ्रू भी पेमेंट रिसीव की जा सकती है। जैसे आपने शार्क टैंक में बड़े बार देखा होगा, वो पूछते हैं आपकी सेल्स कहाँ से आई है, कुछ बोलते हैं वेबसाइट से आई है, कुछ बोलते हैं ऐप के थ्रू आई है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें जैसे कोई प्रोडक्ट किसी पर्सन ने लिया है, ठीक है, जैसे XYZ कंपनी है, इसका कोई प्रोडक्ट है, जैसे हवन कप्स ही होते हैं आपके, ठीक है, वो ले लिया हमने। तो इस हवन कप्स को एक पर्सन है उसने जो है बाय किया ऐप के थ्रू, वहीं पे एक दूसरा पर्सन है उसने इसे बाय किया वेबसाइट के थ्रू। तो जो आपकी कंपनी है उसे वेबसाइट की तरफ से भी पेमेंट आया है, वेबसाइट से भी पेमेंट आ रहा है, और इससे भी पेमेंट आ रहा है ऐप के थ्रू। तो यही आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बैंकिंग सर्विसेज होती है, जो रिसेंटली इन्होंने जो आपके बिजनेस वाले होते हैं ना, करंट अकाउंट वाले, उनके लिए यहाँ पे इसे लॉन्च किया है, ठीक है। नाउ इंडियन ओवरसीज बैंक की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो इसके MD एंड CEO आपके हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1937 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन February 2025 SBI estimated that India's GDP grew -% in Q3 of financial year 2025 इन इट्स SBI रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसेंटली SBI ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट आपकी जारी की थी, जिसमें मेंशन किया था कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की जो ग्रोथ है आपकी, इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सॉरी GDP का जो ग्रोथ है वो आपका मेंशन किया गया है 6.2 से 6.3%। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अब SBI की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 में। CMD करेंटली इसके हैं CS सिटी, और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द बुरगुंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 लिस्ट, which company became the India's most valuable company for the 4th consecutive year with a valuation of 17,52,650 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी इंडिया की कंपनी है जिसने टॉप किया है हुरन इंडिया 500 लिस्ट में? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज टॉप बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज RIL द्वारा इसको टॉप किया गया है 4th कंसेक्यूटिव ईयर। इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पहले कवर करेंगे, फिर टॉप 10 कंपनीज भी जाएंगे। फाइन। हुरन इंडिया की बात करें तो इसके फाउंडर आपके हैं अनस रहमान जुनैद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके। नाउ टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो पहला आपका था रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके बारे में अभी हमने बात की। देन सेकेंड नंबर पे था TCS,
थर्ड पे आपका था HDFC बैंक, फोर्थ पे भारतीय एयरटेल जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। देन ICICI बैंक में जो ग्रोथ थी वो हमें डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला था, इवन इन इन्फोसिस। देन ITC आपका नेक्स्ट नंबर पे था 7th नंबर पे, 8th नंबर पे था लार्सन एंड टर्बो, HCL था आपका 9th नंबर पे, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहली बार टॉप 10 में इस लिस्ट में शामिल हुई है। और इस बार जो है इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसने सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ यहाँ पे हमें शो की है एज कम्पेयर टू बाकी जो आपकी अदर कंपनीज हैं उनसे। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। यहाँ पे आप परसेंटेज की टर्म में से देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड दैट इज CDSL इन कोलैबोरेशन विद SEBI इंटीग्रेटिंग CDSL's MySE एंड NSDL's SpeedE ऐप। तो रिसेंटली NSDL एंड CDSL ने जो है कोलैबोरेशन किया है SEBI के साथ, ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है SEBI के साथ एंड इन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है जो बेसिकली जो काम आपका CDSL की ऐप MySE एंड NSDL की ऐप SpeedE करते थे, अब ये दोनों के ही काम आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। बेसिकली जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट CDSL से रिलेटेड हैं और NSDL से रिलेटेड है, अब वो दोनों आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। जैसे आपका अकाउंट है CDSL के साथ, ठीक है, आप काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो CDSL के साथ, और वहीं पे आपका दूसरा अकाउंट है जो NSDL पे डील कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों की चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। आपको अलग अलग दो ऐप में जो है जाके अपना काम ना करना पड़े, इसीलिए इन दोनों ने मिलके एक नई ऐप निकाली है, एक नया प्लेटफॉर्म निकाला है, यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद SEBI। क्लियर है? नाउ अब जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये देख सकते हो, आपकी शेयर होल्डिंग देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हो। क्लियर है? नाउ इसी के साथ एक चीज नोट कर लीजिए, जो NSDL है, NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन सा है? आपका NSE है, ठीक है। NSDL का प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। वहीं पे CDSL की बात करें तो CDSL का आपका प्रिंसिपल फंक्शनिंग मार्केट कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। क्लियर है? एक और चीज नोट कर लीजिए, जो CDSL है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की, अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट ओपनड में, ठीक है, मतलब डीमेट अकाउंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी डिपॉजिटरी किसमें आपको मिलेगी? CDSL में आपको मिलेगी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, जो NSDL है, इसके कारण MD एंड CEO हैं विजय चंदू, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1996 में। देन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो MD एंड CEO नेहर वोरा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, ठीक है। एक ये चीज याद कर लो, नेशनल सिक्योरिटीज है तो नेशनल NSE को याद करना है, NSE को, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो N से NSE और NSD, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे CDSL के लिए चलो एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद ही हो जाएगा, दूसरा का BSE है ना। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द Paytm क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो आपकी नोएडा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक्वायर किए हैं कितने % स्टेक्स इन अ USA बेस्ड 7 टेक्नोलॉजी फॉर $1 मिलियन। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इन्होंने 25% के स्टेक्स एक्वायर किए हैं इन दी 7 टेक्नोलॉजी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स फॉर मर्चेंट टू फैसिलिटेट पेमेंट्स। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स मर्चेंट्स के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज Paytm द्वारा पहला सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स जो है वो आपका लॉन्च किया गया है, विच इज Paytm सोलर साउंड बॉक्स, ठीक है। इसे इन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो मर्चेंट है वो UPI पेमेंट्स एंड रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जो है एक्सेप्ट कर सके। फाइन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मूडीज व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2025। तो 2025 के लिए मूडी ने जीडीपी ग्रोथ इंडिया की प्रिडिक्ट की है 6.4% पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 6.4। फाइन, तो इन्होंने स्लो डाउन की है इंडिया की जीडीपी 6.4 पे, अर्लियर दे हैव प्रोजेक्टेड 6.6%। ओके, नाउ जीडीपी प्रोजेक्शन की बात करें फॉर 2026 एंड 2027, तो ये प्रिडिक्शन दी गई है 6.4% की बाय द मूडी। एंड अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं मूडी की। तो इसके प्रेसिडेंट है स्टेफन टुलेनको, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में, और 2007 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज which organization launched the technology adoption fund worth rupees 500 crore to financially support Indian space technology startups and MSMEs। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। ठीक है, क्या लॉन्च किया है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड वर्थ रुपीज 500 करोड़ टू फाइनेंशियली सपोर्ट, किसे सपोर्ट करने के लिए, इंडियन स्टार्टअप्स को और एमएसएमईज को फाइनेंशियली। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड आपका लॉन्च किया है इन स्पेस ने, किसने लॉन्च किया है, इंडियन टेक्नोलॉजी स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, दैट इज इन स्पेस द्वारा इस फंड को लॉन्च किया गया है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो आपके स्टार्टअप्स और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होंगे, जो एमएसएमईज आपकी कंपनीज होंगी, उनको 60% तक, मतलब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 60% तक फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। वहीं पे जो लार्जर कंपनीज होंगी उनको 40% तक का यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम फंडिंग लिमिट जो आपकी होगी इट इज ₹25 करोड़ पर प्रोजेक्ट। फाइन, नेक्स्ट इज द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट अकेडमी। तो HAL की जो मैनेजमेंट अकेडमी है, इनके द्वारा एक MOU साइन हुआ है, किसके साथ, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूशन के साथ, अंडर द DRDO टू एनहांस एरोस्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन। तो आपकी इंडिया की एरोस्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन को और अच्छा करने के लिए और इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट अकेडमी ने आपका कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज DIAT के साथ। फाइन, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपकी हैं जिनके बीच में MOU साइन हुआ है फॉर एनहांसिंग एरोस्पेस रिसर्च। फाइन, सिग्नेटरीज की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके HMA के विच इज HAL मैनेजमेंट अकेडमी, डॉक्टर G श्रीकांता शर्मा, एंड वाइस चांसलर जो आपके थे DIAT के डॉक्टर BHVS नारायण मूर्ति, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये MOU साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, दैट इज PGTI, एज इट्स ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जो आपका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है इस प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडसइंड बैंक जो है इनका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। और ये इन टूर्नामेंट्स में जो आपके प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स होंगे इंडिया में, उसका आपका एक्टिव सपोर्टर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बैंकिंग सपोर्टर ये रहेगा। फाइन, अब प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है इसे करंटली हम आपके स्पॉन्सरशिप की वजह से टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो है इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है कपिल देव, और CEO इसके हैं आपके अमनदीप झोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज इम्पोज पेनल्टी ऑन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो इनमें से कौन से आपकी बैंक है या आपका जो है NBFC है, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे पेनल्टी आपकी लगी है बाय द RBI, पेनल्टी आपकी लगाई गई है RBI द्वारा। तो आंसर हो जाएगा दैट इज सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और JM फाइनेंशियल होम लोन्स, इन तीनों पे ही पेनल्टी अभी लगाई गई है इन मंथ ऑफ February। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 आर, ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों पे ही आपकी पेनल्टी लगाई गई है। पेनल्टी इसकी बात करें तो सिटी बैंक पे 39 लाख की पेनल्टी लगाई गई है, ऐसे ही आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पे 39 लाख की, एंड जो आपका
जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स प्राइवेट लिमिटेड है, इस पे 1.50 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। और रिसेंटली आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है ये भी न्यूज़ में था इन मंथ ऑफ जनवरी, इनसे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हटाए गए थे, नाउ अब पेनल्टीज पे लगा दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? के बाला सुब्रमण्यन, जिनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था। देन इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिश किया गया था 1902 में। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ है आपके बलंगत नारायण रविंद्र बाबू। देन हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है, 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। ऐसे ही जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स जो हैं इसके एमडी एंड सीईओ हैं आदि पटेल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वाज रिसेंटली इन फरवरी इंट्रोड्यूस्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिकवरी। तो रिसेंटली 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया द्वारा, AMFI द्वारा। पहला आपका है छोटे सिप, विच इज छोटे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा है तरुण योजना, तीसरा है मित्र। तो ये 3 इनिशिएटिव आपके लॉन्च किए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छोटे सिप क्या है? बेसिकली आपकी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो छोटे अमाउंट का है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि 250 रुपीज़ आपको सबमिट करने हैं इंस्टेड ऑफ आपके जो थाउजेंड्स में नंबर होते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो इजीली इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लाई गई है। दूसरा है तरुण योजना। तरुण योजना क्या है? इसमें बोला गया है कि स्कूल लेवल पे ही बच्चों को जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस दी जाए कि फ्यूचर में जाके वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए। अगर पहले से ही नॉलेज होगी तो आगे जाके बच्चा जो है और अच्छे से उन सब चीज़ों को समझ के इन्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मित्र। मित्र क्या है? फुल फॉर्म याद रखना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। यहाँ पे बोला गया है अबाउट द इन्वेस्टमेंट रिकवरी। जैसे होता है बहुत बार हम लोग अपना अमाउंट रख के भूल जाते हैं, तो उस चीज़ की रिकवरी के लिए ये आपका लाया गया था। और ये सारे ही इनिशिएटिव आपके जो है सेबी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, नाउ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की अगर हम बात करें, AMFI की बात करें, तो इसके करंट CEO आपके हैं NS वेंकट। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इन February launched the platform called Quick PL, Quick Personal Loan for obtaining unsecured personal loan। तो रिसेंटली जो साउथ इंडियन बैंक है, अभी रिसेंटली साउथ इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साउथ इंडियन बैंक SIB क्विक PL, क्विक पर्सनल लोन। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के जरिए 10 मिनट में आपको अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिल जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। एंड यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक जो है इसके करंट MD and CEO कौन है? PR शशिधर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है त्रिशूर केरला में और 1929 में से स्टैब्लिश किया गया था। टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025, जो ऑब्जर्व किसने किया था? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे ऑब्जर्व किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी विमेंस प्रॉस्पेरिटी। ये आपकी थीम थी 2025 की। ठीक है, 2025 का जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी RBI द्वारा, सो दैट कि फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए। ठीक है, नाउ ये वीक आपका 24 से 29 फरवरी तक 24 से 28 फरवरी तक चला था। ठीक है, एंड RBI की अगर हम बात करें, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं RBI की भी। तो RBI के करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के ये आपके गवर्नर हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द RBI's रिवाइज गाइडलाइन व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो रिसेंटली RBI ने गाइडलाइंस इंप्रूव की हैं, आपकी रिवाइज की हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और इसमें मेंशन किया है कि जो मैक्सिमम लिमिट है स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर की, ये लिमिट आपकी रेस की गई है। कितना? 3 करोड़। ये कर दी गई है 3 करोड़। अर्लियर इट वॉज रुपीज 1 करोड़।
ठीक है, पहले 1 करोड़ की यहाँ पे लिमिट होती थी मैक्सिमम, और अब 3 करोड़ तक का पर बोरोवर यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। ओके, नाउ इसके अलावा बात करते हैं फर्दर गाइडलाइंस की। जैसे आरबीआई ने यहाँ पे डेफिनेशन आपकी रिवाइज की है स्मॉल वैल्यू लोन्स की। एज अ लोन ऑफ वैल्यू, जो लोन ऑफ वैल्यू है वो आपकी 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल ऑफ यूसीबीज होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है, या तो 25 लाख से ज़्यादा नहीं, या तो 0.4% आपके 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टीयर 1 कैपिटल ऑफ यूसीबीज के लिए। ठीक है, जो भी इसमें से हायर होगा वो। ओके, एंड मैक्सिमम जो पर बोरोवर लिमिट है वो 3 करोड़ की है। पहले क्या कंडीशन थी, पहले भी क्या था, 25 लाख था या फिर 0.2% था टीयर 1 कैपिटल का। अब इसे इंक्रीज करके 0.4 कर दिया है आपका। क्लियर है? साथ में ही जो 1 करोड़ थी आपकी पर बोरोवर की लिमिट, वो बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही एक और चेंज यहाँ पे हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि यूसीबी ने बोला है, जितने भी आरबीआई ने बोला है कि जितने भी यूसीबीज लोन देगा उसमें से एटलीस्ट 50% एग्रीगेट लोन जो है वो आपके स्मॉल वैल्यू लोन्स होने चाहिए बाय दी 31 मार्च 2026। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन दी गई है। देन नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि यूसीबीज नाउ कैन एक्सीड 10% सीलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीगेटेड एक्सपोजर टू हाउसिंग, रियल इस्टेट एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन। तो बेसिकली यूसीबीज जो पहले 10% लोन देता था ई स्टेट एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स जो देता था 10% देता था, अब ये इंक्रीज करके कितना परसेंट दे सकता है, अब ये 15% दे सकता है, मतलब 5% एडिशनल यहाँ पे बढ़ाया गया है। क्लियर है? नाउ अब रिवाइज प्रूडेंशियल लिमिट्स क्या है आपके हाउसिंग लोन की फॉर यूसीबीज। जैसे अगर टीयर 1 यूसीबी है तो वो अप टू 60 लाख का यहाँ पे लोन दे सकता है हाउसिंग लोन, ठीक है, पर यूनिट। देन टीयर 2 में है तो अप टू 1.40 CR दे सकता है। ऐसे ही टीयर 3 के लिए और टीयर 4 के लिए यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज की गई है। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले ये आपकी अप टू 1.40 CR थी दोनों के लिए। नाउ टीयर 3 के लिए ये कर दी गई है 2 करोड़, और टीयर 4 के लिए ये बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है पर हाउसिंग यूनिट और पर ड्वेलिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस projected India's GDP gross domestic product to grow at -% for the financial year 2025 and 2026. So basically आपका S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने प्रोजेक्शन दी है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में कितना ग्रो करेगी, 6.4% ये आपका ग्रो करेगी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 की, ये इन्होंने प्रोजेक्शन दी है कि 2027 में ये 6.2% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2027 में, और 2028 में 6.6% प्रोजेक्शन दी गई है। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो प्रेसिडेंट इसके हैं सौगाता शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क सिटी में, एंड 2016 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU विद Solar Energy Corporation of India SECI to set up a 200 megawatt solar project and 1000 megawatt hour battery storage project। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इस MOU को साइन किया है, किसके साथ, SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये टाई अप किया गया है, ये अग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि सेटअप किया जा सके 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को और 1000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट को। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फाइन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ सिग्नेटरीज कौन से हैं SECI की तरफ से, जो डायरेक्टर हैं SECI के शिवा कुमार V वेपकोमा एंड MP स्टेट मिनिस्टर मनोज श्रीवास्तव, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था ड्यूरिंग दी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट। ओके, ये MOU आपका इस जिस समिट में साइन हुआ था ये 24 से 25 फरवरी तक समिट हुई थी, और इस समिट के दौरान 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है ये साइन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 500 मेगावाट अग्रीमेंट जो 2023 में एग्जीक्यूट हुआ था बिटवीन SECI एंड मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट
कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? नाउ SECI ने एक और चीज, SECI ने यहाँ पे प्लान किया है कि ये 2500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब आपका 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले हैं किस फील्ड में? रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट फील्ड में इन दी मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सैलरी अकाउंट, जिसका नाम रखा गया है अनमोल सेविंग अकाउंट। इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर इज इट वॉज लॉन्च बाय द HDFC बैंक। किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पहला सैलरी अकाउंट है इंडिया का फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें आपका साइबर प्रोटेक्शन, साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन भी इंक्लूड किया गया है। ओके, नाउ अगर साइबर फ्रॉड कवर की बात करें तो सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे अप टू 1.5 लाख तक का कवर दिया जाएगा, साइबर फ्रॉड कवर। और इसकी जो फ्रॉड कवर रेंज है इसकी कितनी रहेगी आपकी प्रोफेशनल्स के लिए? तो ये लिमिट रहेगी 25,000 से 50,000 तक की। फाइन। नाउ स्पेशल गोल्ड विमेन अकाउंट अगर किसी का है तो उसमें कैंसर कवर प्रोवाइड किया जाएगा अप टू ₹5 लाख तक का फॉर विमेन। ओके, नाउ HDFC बैंक की बात करें, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो करंट MD एंड CEO इसके हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। 1994 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company recently in February partnered with Gujarat International Finance Tech City Company Limited to launch prepaid citizen card and visitor management system, that is VMS। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है आपकी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड के साथ फॉर लॉन्चिंग दी प्रीपेड सिटीजन कार्ड, जहाँ पे इंडिया में कहीं भी पेमेंट इजीली की जा सकेगी, एंड विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कि जो विजिटर का एक्सेस होगा वो यहाँ पे इसका ट्रैक रखा जा सकेगा, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। फाइन, तो जैगल द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी के साथ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद ITBP टू प्रोवाइड स्पेशल फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड इंश्योरेंस कवरेज फॉर ITBP पर्सन्स, पेंशनर्स एंड देयर फैमिलीज। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक आपका है जिसने MOU साइन किया है ITBP के साथ, सो दैट दे कैन प्रोवाइड स्पेशल फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड इंश्योरेंस कवरेज टू दी ITBP पर्सन। फाइन, तो इट वॉज साइन बाय दी पंजाब नेशनल बैंक। तो PNB और ITBP का आपका MOU साइन हुआ था, और ये MOU साइन किया था SP सिंह जो जनरल मैनेजर है आपके PNB के, एंड सुनील चंदर मंगई जो इंस्पेक्टर जनरल है ITBP के, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। पहला आपका बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, दैट इज PAI जो है 100 लाख का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इस MOU के तहत। दूसरा एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है ये 150 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा। परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी कवरेज है आपका 100 लाख का। एडिशनल कवर फॉर डेथ ड्यूरिंग ऑपरेशन 10 लाख का कवरेज रहेगा। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मेडिसिन ये आपका रहेगा अप टू 10 लाख का। एंड एयर एम्बुलेंस कॉस्ट जो है ये आपकी रहेगी अप टू ₹10 लाख। ओके, इसके अलावा PNB ने एक्सटेंड किया है रक्षक अकाउंट बेनिफिट ITBP के पेंशनर्स के लिए। इसके तहत जो आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कवर है, ये आपका 50 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा, और जो एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो आपका है इसका कवरेज रहेगा आपका 100 लाख का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज होस्टेड द 9th एडिशन ऑफ इवॉल्व टू एम्पावर MSME। इवॉल्व क्या है? ये आपका एक नॉलेज शेयरिंग सेमिनार है फॉर द MSMEs। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, किसने यहाँ पे इसे होस्ट किया था? तो एक्सिस बैंक ने होस्ट किया था। ठीक है, 9th एडिशन इवॉल्व का एक्सिस बैंक ने होस्ट किया था बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसी के साथ 10 और की सिटीज जो है वहां पे ये होस्ट किया गया था। ओके, 9th एडिशन का थीम क्या था? फ्यूचर प्रूफिंग MSMEs फॉर द न्यू एज बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एनहांस प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड स्किल डेवलपमेंट।
तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है HAL के साथ फॉर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो आंसर इज BEML। कौन सी कंपनी है? BEML इज द राइट आंसर। और ये अग्रीमेंट साइन किया था आपका श्रीकांत शर्मा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं HAL के, एंड मोनी दीपा रॉय हेड ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इन दी BEML। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। BEML के CMD हैं शांतनु रॉय, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और 1964 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे HAL को भी 1964 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका भी बैंगलोर में लोकेटेड है। नाउ HAL की बात करें, इसके CMD कौन है? तो DK सुनील इनका नाम है। ओके, next is, which among the following financial organization has recently completed its first fully digitalized trade finance transaction with Tata International Limited, that is TIL, from its गिफ्ट सिटी ब्रांच? तो इनमें से कौन सी आपकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली जो है अपना पहला फुली डिजिटलाइज्ड ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन किया है टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज MUFG बैंक, जो जापान बेस्ड बैंक है, इसने ये ट्रांजैक्शन किया था। एंड MUFG जो है इसने कोलैबोरेट किया था सिंगापुर बेस्ड ट्रेजरी सेंटर के साथ of Tata International Limited so that they can process $15 million letter of credit. Okay. Next आपका क्वेश्चन है, the SEBI has introduced a new framework for specialized investment fund which will come into effect from dash. तो रिसेंटली सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क आपका लाया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, SIF के लिए। SIF क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे आप समझिए कि 3 कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया गया है। पहली कैटेगरी कि आपने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। दूसरा है 10 लाख से 50 लाख तक का, और 50 लाख से अबव की कैटेगरी। तो ये 3 आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 10 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये म्यूचुअल फंड के अंडर आएगा। 10 लाख से 50 लाख के बीच में कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका SIF में, ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में। और 50 लाख से ऊपर आ जाता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। ये क्लियर है? तो SIF के लिए नया फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है। फाइन। नाउ कब से इफेक्ट में आएगा ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। इसका मेन एम क्या है लाने का कि ये आपका गैप फिक्स करेगा बिटवीन योर म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, ये चीज समझ गए आप। ये आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है और ये आपका म्यूचुअल फंड है, तो इनके बीच का गैप खत्म करने के लिए SIF को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, न्यू फ्रेमवर्क इसका लाया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एक और चीज, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, यहाँ पे 10 लाख रखी गई है। फाइन। नाउ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो क्राइटेरिया क्या है कि जो कंपनी है उसका मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड आपका 3 साल का देखा जाएगा, ठीक है। 3 साल में उसने एटलीस्ट आपका 10,000 करोड़ का जो है मैनेजमेंट, मतलब जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो इसने किया होना चाहिए, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में। इसके अलावा सेबी का कोई एक्शन उस पर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके लास्ट 3 इयर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो लास्ट 3 इयर्स में उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सेबी ने कोई एक्शन वहाँ पे नहीं लिया होना चाहिए उस कंपनी पे। देन नेक्स्ट है कि उनको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जिसे 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो और उसने मैनेज किया होना चाहिए असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 5,000 करोड़। साथ में ही सेकेंडरी फंड मैनेजर उनको अपॉइंट करना होगा जिसके पास 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो और उसने मैनेज किया होना चाहिए 500 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके साथ ही SIF इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजीज हैं इसमें मेंशन किया गया है कि 80% जो इसमें अमाउंट है वो आपका लगाया जाएगा इक्विटी में, और रेस्ट 25% जो है, मतलब 80% और मैक्सिमम 25% ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका डेरिवेटिव्स में। फाइन। नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडिया @ 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी इन कोलैबोरेशन विद NASSCOM, which is National Association of Software and Services Companies, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को जो है रिलीज किया था इन कोलैबोरेशन विद NASSCOM? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बेन एंड कंपनी। क्या नाम है इस कंपनी का? बेन एंड कंपनी द्वारा
नेस्कॉम के कोलैबोरेशन में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि इंडिया जो है ये हाई इनकम नेशन बन जाएगा, कि मतलब ये उस पाथ पे है और ये 2047 तक हाई इनकम नेशन बन जाएगा विद अ प्रोजेक्टेड जीडीपी बिटवीन 23 यूएस डॉलर टू it is 23 to 35 trillion US dollar by 2047. Okay, now report also projected that कि जो सर्विस सेक्टर है ये लगभग 60% मतलब अप टू 60% इंडिया की जीडीपी में योगदान देगा, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इट विल अकाउंट फॉर 32%. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द एडवांसमेंट इन एआई ड्रिवन चिप डिजाइन, touchless manufacturing and backward integration into a component manufacturing and design, और it will lead to the increase in export share. जो हमारा एक्सपोर्ट शेयर होगा इस सेक्टर का वो आपका बढ़ जाएगा अगर हम इन सब चीज़ों में एडवांसमेंट करते हैं. और ये कितना बढ़ जाएगा, करंटली इट इज़ 24%, नाउ बाय 2047 इट विल बी 45 to 50%. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंडिया का जो शेयर है आपका रिन्यूएबल एनर्जी में इन इट्स टोटल एनर्जी प्रोडक्शन, ये भी आपका बढ़ जाएगा, ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये इंक्रीज होएगा आपका 24% जो 2023 में था एंड अराउंड 70% ये आपका बढ़ जाएगा 2047 में. क्लियर है. नाउ नेस्कॉम की बात करते हैं. नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है सिंधु गंगाधरन. इसका आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, और स्टैब्लिश किया गया था 1988 में. प्रेसिडेंट कौन है, राजेश नाम्बियर इनका नाम है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेबीज रीसेंट मैंडेट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आफ्टर 1 जुलाई 2025. तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट है विच विल बी मेड बाय योर AIF आफ्टर 1 जुलाई 2025 कैन बी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इफ रिक्वायर्ड from another entity. Next is all investment made by AIF after 1st July 2025 must be held in the demat form. Next is AIF को allow किया गया है to hold the investments in a physical form until your 31st December 2025. Next statement says investment which is made by AIF after 1st July 2025 it can be in a physical form if these investees company is not listed. Next is investment made by the AIFs after 1st July 2025 must be held in the physical form for a 2 years. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सारी इन्वेस्टमेंट विच विल बी मेड बाय योर AIF आफ्टर 1st जुलाई 2025 इट मस्ट बी हेल्ड इन योर डीमेट फॉर्म. तो ये आपके डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $200 million टू एक्सपैंड अर्बन सर्विसेज इन विच सिटी. तो रिसेंटली ADB ने अप्रूव किया है $200 million का लोन आपकी कोलकाता सिटी के लिए. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए ये लोन आपका अप्रूव किया गया है. एंड इट इज द अग्रीमेंट वाज अ पार्ट ऑफ अ कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सस्टेनेबिलिटी हाइजीन एंड रेसिलेंस प्रोजेक्ट. ठीक है, इस प्रोजेक्ट का ये पार्ट है. नाउ इस अमाउंट को आपका खर्च किया जाएगा फॉर इम्प्रूविंग दी क्लाइमेट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेसिलेंस, सीवरेजेस, देन ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन सब चीज़ों पे ये खर्च किया जाएगा. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं ADB की. करंट प्रेसिडेंट इसके हैं आपके मसातो कांदा. हेडक्वार्टर लोकेटेड है मैंडलियोंग सिटी, मनीला फिलीपींस में, और 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था. टोटल मेंबर्स कंट्रीज के कितने हैं, 69. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद टाटा कैपिटल लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग MSMEs. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ फॉर फाइनेंसिंग योर MSMEs. ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए. तो आंसर हेयर इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज योर SIDBI. नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो ये अग्रीमेंट साइन किया था विवेक कुमार मल्होत्रा जो आपके चीफ जनरल मैनेजर हैं आपके SIDBI के. देन विवेक चोपड़ा जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं रिटेल फाइनेंस के. ओके, फ्रॉम दी TCL योर टाटा कैपिटल लिमिटेड. ओके, नाउ SIDBI की बात करें तो करंट CMD इसके हैं मनोज मित्तल. हेडक्वार्टर लोकेटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और 1990 में से स्टैब्लिश किया गया था. क्लियर है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, according to the 52nd edition of Micrometer report released by Microfinance Institution Network, that is MFIN India, what was the percentage decrease in a disbursement of microfinance loans during the quarter third of
फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो आपकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, 52nd एडिशन ऑफ माइक्रोमीटर रिपोर्ट। किसने रिलीज की थी? एमफिन इंडिया ने। और इसमें बताया गया है कि जो आपका डिसबर्समेंट था माइक्रो फाइनेंस का ड्यूरिंग Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, ये डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस Q3 ऑफ प्रीवियस ईयर, which shows a decrease of 35.8%। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। और इस रिपोर्ट में शो किया गया था टोटल लोन पोर्टफोलियो जो था आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का, ये डिक्रीज हुआ है आपका 3.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें, एंड इट रीच टू ₹3.85 ट्रिलियन ड्यूरिंग Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो नंबर ऑफ न्यू लोन्स डिस्पर्स किए गए थे, मतलब जो रजिस्टर किए गए हैं, उसमें नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है ऑफ 29.02%, मतलब वो भी आपके कम हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अदर पॉइंट्स की जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 जो असेट अंडर मैनेजमेंट आपका था ऑफ अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये आपका था 1,42,695 करोड़ का, which shows a decrease of 0.1% against your Q3 of financial year 2024। मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। देन नेक्स्ट है एवरेज लोन अमाउंट डिस्बर्स जो किया गया है पर अकाउंट ड्यूरिंग Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, ये आपका था 51,691 करोड़, which shows a increase of 15.2% as compared to the previous year। ठीक है, Q3 ऑफ प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट इज जो आपका अनपेड लोन था, ये भी हमें कम देखने को मिला है, इसमें भी हमें 8.8% का डिक्रीज देखने को मिला है एज ऑफ 31 दिसंबर 2024। देन नेक्स्ट पॉइंट सेज कि रिपोर्ट में मेंशन किया गया था जो एनबीएफसी है आपके जो वर्क कर रहे हैं एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनको 12,921 करोड़ का डेप्ट यहाँ पे फंडिंग क्वार्टर के लिए मिला है। ठीक है, विच शोज अ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 40%। नेक्स्ट इज decrease from a 40%। okay, next is in terms of a geological coverage, east and northeast and southern region जो है आपके, they account for 63% of a total microfinance portfolio। तो जो भी आपका microfinance लोन जाता है उसमें से 63% आपका इस geographical area का था। ठीक है, नाउ बात करते हैं एमफिन की। एमफिन के सीईओ एंड डायरेक्टर हैं आलोक मिश्रा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, और स्टैब्लिश कब किया गया था? 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अर्न द IATF विच इज इंटरनेशनल ऑटोमेटिव टास्क फोर्स सर्टिफिकेशन 16949 सर्टिफिकेशन फॉर द क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे ये सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयोनिक्स इंडिया को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, एंड इसी के साथ ये पहली इंडियन कंपनी बनी है फॉर जिसने रिसीव किया है इस सर्टिफिकेशन को। फाइन, नाउ जो सर्टिफिकेशन है इशू किसने किया था? ब्यूरो वर्टिया सर्टिफिकेशन द्वारा इसको आपका जो है दिया गया था, इशू किया गया था, विच कवर्स बोथ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्यूम इंसुलेटेड क्रायोजेनिक फ्यूल टैंक्स। ठीक है, कहाँ पे? इनकी जो फैसिलिटी है इन कलोल फैसिलिटी ऑफ गुजरात, इन गुजरात, वहाँ पे ये जो है आपके बनाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन अग्रीमेंट विद चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड टू प्रोवाइड अ टर्म लोन ऑफ ₹2,0147.51 crore फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोजेक्ट पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये अग्रीमेंट साइन किया है REC लिमिटेड ने विद चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड। ओके, नाउ सिग्नेटरीज कौन थे यहाँ पे? रमेश मुखिया जो आपके MD हैं CVPPL के, एंड भूपेश चंदोलिया जो आपके चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं REC लिमिटेड के। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका मरुसुदर रिवर जो है उस पर बनाया जाएगा जो किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, और इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी आपकी रहेगी 1000 मेगावाट की, एंड टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का 12,669.67 करोड़ का। ओके,
आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।